आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस ओप्पो स्मार्टफोन। देखिए, वर्डिक नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो अच्छी और बुरी भी है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये है ओप्पो का Find X8 Pro। पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ओप्पो ने अपने Find सीरीज का कोई एक फ्लैगशिप फोन इंडिया में लॉन्च किया है, जिसमें Dimensity 9400 चिपसेट है। इसका एक लाइटर वर्जन भी आता है ओप्पो का Find X8, जो इससे कुछ अराउंड में भी 20-30 हज़ार रुपये कम में आपको मिलता है। अब वो लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, और क्या हमें इस प्राइस पर ओप्पो के फ़ोन्स लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पिछले 1 महीने से हमने इस फ़ोन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, और जो भी चीज़ होने वाली है डिटेल में एज ऑलवेज एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में उसका रिव्यू करके आपको सब कुछ बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलेंगे, और कमेंट में क्या सोचते हैं आप इस फ़ोन के बारे में ये भी ज़रूर बताना। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे। 6.78 इंच की आपको फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पर 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। स्मूथनेस अच्छी है, हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया है डे टू डे लाइफ में, जो स्वाइप्स करके देखा है अच्छा है। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है 240 हर्ट्ज का। मैं वैसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन स्टिल जितना भी हमने टच किया है रिस्पॉन्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा था। और ये कोड कर्व्ड डिस्प्ले है, जो कि सही है, मतलब ज़्यादा दिखने में नहीं आएगा, ये फ्लैट फॉर्म फैक्टर जैसा ही फील आएगा, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्लाइड कर्व्ड एक्सपीरियंस आपको दिया है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है। बट इसमें एक ही इशू रहता है कि जब भी आप टैप करते हैं कॉर्नर्स पर, तो वो टैप नहीं हो पाता है। ये मैंने पहले भी कुछ फोन्स पे नोटिस किया था, जो ज़्यादातर कर्व्ड होते हैं या कोड कर्व्ड होते हैं, तो कॉर्नर वाले जो टैप्स होते हैं उसमें थोड़ा हमने एक इशू नोटिस किया था। वैसे बेसेस बहुत कम है, 92.8% के आसपास है, और DCI P3 100% है, HDR 10+, और ये 10 बिट की आपको डिस्प्ले मिलती है। हमने Vivo X200 Pro, Samsung S24 Ultra के साथ जब इसके डिस्प्ले को वीडियो प्लेबैक करके कंपेयर किया, तीनों में हमने कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखा। तीनों के कलर्स बहुत अच्छे थे, तीनों की क्वालिटी अच्छी थी, और जो वीडियो प्ले हो रहा था ये 4K हो रहा था। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, वीडियो प्लेबैक इसका बहुत कमाल का है। वैसे आपको इसमें 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है। आपको जो हाई ब्राइटनेस मोड है ये 1600 निट्स की है, जो कि मैनेजेबल है। ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, 1800 या 2000 तक होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और जो पीक ब्राइटनेस है, अगर आप HDR कंटेंट देखते हो, डायरेक्ट सनलाइट के सामने जाते हो, तो ये अप टू 4500 निट्स तक चला जाता है। हमने आउटडोर में भी चेक किया, इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, इसके विविंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस ब्राइटनेस के मामले में ज़रूर मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 7i की डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन भी दे दिया है, और जो फॉन्ट्स है, जो टेक्स्ट है, ये 450 ppi यानी कि पिक्सल पर इंच काफ़ी शार्प लगते हैं, और उन्होंने ओवरऑल इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ YouTube के ऊपर आपको यहाँ पर HDR 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, प्राइम वीडियो पर फुल HD, और Netflix पर आपको स्पेशल ऑडियो डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया। यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अच्छे से हाई क्वालिटी वीडियो का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जितना भी मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है, जो कॉन्टेंट जब हमने व्यू किया और जितना भी स्वाइप्स वगैरह किया, सब कुछ प्राइस के हिसाब से फ्लैगशिप लेवल का है, उसके हिसाब से सही है। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें ColorOS 15 आता है, एंड्रॉइड 15 के साथ है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी है। एक तो उसमें अच्छी बात यह कि ब्रांड 5 साल के अपडेट्स दे रही है, और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस, यानी कि आपको एंड्रॉइड 20 तक होपफुली इसमें अपडेट्स मिलेंगे। अब ये देखना है कि ओप्पो कैसे मैनेज करता है, और फ्लैगशिप फ़ोन है तो डेफिनेटली वहाँ तक ये फ़ोन लैग नहीं होगा, बट शायद से बग्स आ सकते हैं, ये मैं चीज़ यहाँ पर ज़रूर बोल सकता हूँ। और उन्होंने ये भी क्लेम किया, जो ColorOS 15 है, ये अगर ColorOS 14 से कंपेयर करें तो 18% बेटर रिस्पॉन्स टाइम है। हमने एक चीज़ नोटिस किया, इसके एनिमेशंस काफ़ी इंप्रूव्ड हुए हैं, और फ़ोन थ्रू आउट जो अगर आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। इसके हैप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, इसमें X एक्सिस लीनियर मोटर है, वॉल्यूम बटन से, मल्टीटास्किंग से, टाइपिंग से, अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग तरीके का हैप्टिक्स मिलेगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया था। कुछ AI फीचर्स की बात करें तो आपको क्लैरिटी एनहांसर मिलता है। कुछ पर्टिकुलर पार्ट को अगर आपको क्रॉप करके जूम करके भी क्लैरिटी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। रिफ्लेक्शन रिमूवर है, ये बेसिकली कुछ सिनेरियोस में काम करता है, नहीं भी करता है। अनब्लर दिया है, AI इरेजर दिया है, फिर आपको एक राइटर भी दिया है, ऑटोमेटिकली आपके अगर टाइपिंग में मिस्टेक्स होती है इसको करेक्ट करता है। रिप्लाई आपको मिलता है, AI से रिप्लाई कर सकते हैं। समरी वाला है, फिर आपको री इमेजिन है, आर्टिस्टिक स्टाइल फोटोज आपको करना है अपने चेंज, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे आपको सेटिंग्स के अंदर न्यू थीम्स, एनिमेशंस, टेक्सचर्स, ये सब कुछ इंप्रूव किया है ColorOS में, जिसका आप बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो अच्छी है। बुरी चीज़ों की बात करें तो कुछ फ्लोटवेस आपको मिल जाते हैं, और साथ में हॉट ऐप्स भी दिया गया है। मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि 1 लाख के फ़ोन में हॉट ऐप्स क्या कर रहा है।
ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत कंसर्निंग वाली बात है। और इनका जो ऐप मार्केट है इसके नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप बंद कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले से ही ये सारी चीज़ें ना दें तो बहुत अच्छा है। और फाइनली एक अपडेट भी आया था, हमने आप देखेंगे ये हमने अपडेट भी किया था, उसके बाद ये पूरा वीडियो बनाए हैं। तो ये अपडेट में काफ़ी सारी चीज़ें भी उन्होंने फिक्सेस करी है। तो अच्छी बात है कि डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड सिक्योरिटी अपडेट्स पे आपको कॉन्स्टेंटली इसमें मिलते रहेंगे। बैटरी की बात करेंगे, आपको 5910 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन ये लिथियम आयन नहीं, ये सिलिकॉन कार्बन है, जो थोड़ी बेटर होती है, थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये एनर्जी डेंसिटी इसकी और अच्छी होती है। इसमें बैकअप भी आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है, जो हमने सबसे पहले इंडिया में ऑनर के फोन्स में देखा था, 200 सीरीज आई थी ना, उसमें आया था। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। वैसे 80 वाट का आपको सुपर वूक चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा और 50 वाट का आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ऑन पेपर्स देखते हैं तो कोई कमी यहाँ पर छोड़ी नहीं गई है। हमने यहाँ पर इसको स्टार्ट में चार्ज पर लगाया था, लगभग 2% था और 12:17 थे। ये 15 मिनट के आसपास जो है लगभग 26% चार्ज हुआ था और 1 घंटे में 94% चार्ज हुआ और 1 घंटा 5 मिनट में ये 100% चार्ज हो गया, विच इज़ गुड, नॉट बैड। मतलब बैटरी कैपेसिटी बड़ी है, उसके हिसाब से चार्जिंग टाइम भी मुझे यहाँ पर लगता है सफिशिएंट है। नॉर्मली अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो हमने यहाँ पर सुबह 9:30 बजे के आसपास 100% इसको चार्ज किया था और शाम के 6 बजे तक हमने काफ़ी सारे टास्क किए, मिक्स्ड यूसेज किया, गेम खेला, यूट्यूब के वीडियोस देखा, फोटोज़ लिया, तो ये अराउंड 39% हो गया था। और रात के 9 बजे यही सारे टास्क, आप मेरा यूसेज हिस्ट्री देख सकते हैं, यही सारे टास्क जब हमने किया था तो ये 32% पर जो है वो आ चुका था। इससे ऑन एवरेज ये पता चलता है कि आपका ये फ़ोन जो है वो एक दिन चलेगा, एंड ऑफ द डे 10 बजे 11 बजे आपको फिर एक बार चार्ज करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको एक दिन का बैकअप इस फोन में आराम से मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है MediaTek Dimensity 9400 सेकंड जनरेशन 3nm वाली चिपसेट, यस। और बेसिकली अच्छी बात यह है कि MediaTek के जो थर्मल्स है वो Snapdragon 8 Elite से थोड़े बेटर है। हाउएवर ये चिपसेट उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितनी Snapdragon 8 Elite है, लेकिन उसके आसपास ही मैं बोल सकता हूँ। और अच्छा लगा कि उन्होंने ये वाली चिपसेट इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर जब हमने Antutu किया था तो 2.3 मिलियन के आसपास स्कोर्स थे, ये 2.4 तक भी कभी कभी जाता है, और Snapdragon 8 Elite अराउंड 2.6 से 2.7 जाता है, तो मेजर डिफरेंस नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह है कि Antutu पे अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सोचा था कि 45, 46, 47 जाएगा, लेकिन अच्छा लगा कि Dimensity 9400 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थर्मल्स को मेंटेन कर रहा है। लेकिन एक तरफ हमने जब Snapdragon 8 Elite का किया था वो 48, 49, 50 तक चला जाता था Antutu की अगर हम लोग बात करते हैं। CPU टोटल इसका अच्छा था 79%, क्योंकि फ्लैगशिप्स में अक्सर 60, 65 तक जाता है, क्योंकि Snapdragon 8 Elite में हमने जब किया था तो वो कभी कभी 49, कभी 70, 60 ऐसा जाता है। इसमें 79 मुझे सही लगा। उसमें भी इसके जो थर्मल्स थे वो बहुत अच्छे थे, 44 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमने थोड़ा और स्ट्रेस डाला 3D मार्क का, और यहाँ पर मैक्स 47 डिग्री हीट हुआ। मैं बहुत खुश था, मुझे लगा था कि ये 50, 51 जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। और इसके स्टेबिलिटी स्कोर्स इतने खास नहीं थे, ठीक थे, 59.8%, जबकि Snapdragon 8 Elite के स्टेबिलिटी स्कोर ज़्यादा होते, 70 तक कभी चले जाते। बाकी इसके अंदर फ्रेम रेट्स कम थे, 24 से 86 ऑन एवरेज, और Snapdragon 8 Elite के 58 से 165 ऑन एवरेज। तो इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली Snapdragon 8 Elite की परफॉर्मेंस आपको इससे बेटर मिलती है। लेकिन थर्मल्स की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको Dimensity 9400 में बेटर मिलता है। हमने Geekbench भी किया था, तो सिंगल कोर और मल्टी कोर आप खुद देख सकते हैं, दोनों ही Snapdragon 8 Elite इस मामले में इससे आगे निकल गया था। बाकी अगर गेमिंग की बात करें तो पहले आपको बता दूं, इसमें आपको LPDDR5X UFS 4 मिलता है। इसमें हमने डे टू डे लाइफ के सारे टास्क करे हैं, ये बहुत अच्छे से हैंडल करता है, बिल्कुल भी हैंग लैग नहीं करता है। और साथ में इसमें हमने सारे ऐप्स टाइमली ओपन करके क्लोज भी किया और 10 मिनट बाद भी चेक किया, तो जितने भी जो ऐप्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर जो है वो मेमोरी में थे, लेकिन सिर्फ YouTube थोड़ा सा रीलोड ले लिया था। बाकी ओवरऑल इससे भी ये पता चलता है कि इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। गेमिंग की बात करें तो BGMI हमने इसमें लगभग लॉन्ग टर्म तक खेला था, 41 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था, और उसके अंदर सिर्फ 60 FPS था। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, 90 होता, 120 होता तो ज़्यादा अच्छा होता था, बट ऐसा पता नहीं उन्होंने ये सपोर्ट क्यों नहीं दिया, ये ऑल डिपेंड्स ऑन डेवलपर्स। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमने चेक किया तो इसमें 41 डिग्री सेल्सियस 120 FPS का वहाँ पर सपोर्ट था। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन की बात करें तो स्मूथ पर 60 FPS चलता है, लेकिन अगर आप हाई ग्राफिक्स कर लेंगे तो ये सीधे 30 पर चला जाता है, और उसमें भी मैक्स 41 डिग्री सेल्सियस हीट था। फिर हमने एक और अच्छा हाई ग्राफिक्स गेम खेला, कार एक्स स्ट्रीट, ये भी अराउंड 41 था, 30 FPS पे ही चल रहा था, ये उसके ऊपर नहीं जा रहा था। और जेंशिन इम्पैक्ट भी लगभग 30 FPS ही था, उसके ऊपर नहीं जा रहा था। हाँ, तो ये चीज़ पता चल रही है कि मैक्स गेम्स इसमें 30 FPS पे चलते हैं, कुछ गेम्स 60 और 120 पे चल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो गेम प्ले था वो काफ़ी स्मूथ था, और गेम प्ले के टाइम पर भी ये फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होता है। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर है, जिसमें Sony LYT-808 लगा हुआ है, और ये OIS के साथ आता है। तो यहाँ पर मैक्स 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली इसमें 8K नहीं है, वैसे भी मुझे लगता है कि 8K का कोई
वैल्यू नहीं है, कौन शूट करता है, बस एक मार्केटिंग होती है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है 4K 60 fps केपेबल है, इतना ही हो तो बेटर हो। और यहाँ पर आपको एक और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी सेंसर दिया गया है विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव। और आपको एक फोकस लॉक का भी ऑप्शन दिया गया है, थोड़े फोकस अगर आपको लॉक करने हैं, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखना है, तो ये भी चीज़ आप इसका फ़ायदा अच्छे से निकाल सकते हैं। वैसे आपको 50 मेगापिक्सल के और डुअल पेरिस्कोप सेंसर दिए गए, जिनमें भी आपको OIS मिलता है। दोनों ही सेंसर में आपको 3 टाइम्स, एक में जूम मिलेगा, एक में आपको 6 टाइम्स जूम मिलता है, यानी कि 73 mm और 135 mm। और मैक्स आप 120 टाइम्स जो है वो जूम कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि आप पूरा मज़ा यहाँ पर निकाल सकते हैं अगर जूम की बात करें। और फोटोज़ काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं अगर जूम फोटोज़ आप यहाँ पर देखते हैं। लेकिन ये नॉर्मल जूम फोटोज़ तो अच्छे लेता है, बट अगर कोई चीज़ लिखी हुई रहती है, कुछ अगर कैप्चर करना हो, तो उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता है, हमने ये जूम फोटोज़ S24 अल्ट्रा से कंपेयर किया तो देखेंगे S24 अल्ट्रा डेफिनेटली 60 और 120 में दोनों टाइम्स इससे बेटर था। यहाँ पर ओप्पो मार खा गया। सरप्राइजिंगली सैमसंग 11 महीने पुराना फ़ोन है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, और उसके बाद भी आप देखोगे तो यहाँ पर सैमसंग जूम में कितना अच्छी क्वालिटी निकाला है। और अगर जूम वीडियो की बात करें तो मैक्स 18 टाइम्स आप जूम कर सकते हैं। और दोनों के अंदर देखेंगे हमने काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जूम वीडियोस निकाले। बालकनी के यहाँ पर, अबे हेलो, हम लोग को ठरकी नहीं है कि किसी की भी बालकनी में झाकेंगे, बस ऐसी जो बिल्डिंग दिख गई उसको जूम कर लिया। अच्छा होगा था भी नहीं वहाँ पर, वरना कमेंट आ जाते कि ठरकी है, ऐसा कुछ भी नहीं, समझा। बाकी पोर्ट्रेट फोटोज देखेंगे तो आपको 23, 48, 73, 135 यानी कि 1x, 2x, 3x और 6x ये जूम मिलते हैं। और डेफिनेटली रियर पोर्ट्रेट फोटोज डे में आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे निकाल सकते हैं। बस स्लाइट यहाँ पर कलर शिफ्टिंग है, थोड़ा बहुत 2x और 3x में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको स्लो मोशन की बात करें तो 720p 480 fps में यहाँ पर मिलता है और फुल HD 240 fps। तो हमने यहाँ पर एकदम स्लो मोशन निकाला था और स्लो मोशन क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। वैसे आपको उसके साथ वीडियो क्वालिटी की बात करेंगे तो रियर और सेल्फी दोनों वीडियो क्वालिटी देखेंगे तो बहुत अच्छी है, स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छा है और सेल्फी वीडियो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। और सेल्फी फोटोज़ की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 4K 60 fps आपको यहाँ पर भी मिलता है। और इसमें आपको एक थोड़ा सा वाइड सेल्फी भी ऑप्शन दिया गया, अगर 2 लोगों को फोटोज़ लेना एक साथ खड़े रहकर तो मैनेजेबल है, ज़्यादा लोग उसके अंदर घुसेंगे तो नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ एटलीस्ट दिया है कि 2 लोग यहाँ पर अच्छे से सेल्फीज निकाल सकते हैं। और सेल्फी पोर्ट्रेट देखेंगे तो बहुत अच्छी है। हमने एक सनलाइट के अगेंस्ट भी निकाला था, सन मेरे सर के ऊपर है, रिफ्लेक्शन देखेंगे कितनी अच्छी आ रही है। तो काफ़ी अच्छे से काम किया गया है। मैंने बहुत कम फोन्स में अच्छी सेल्फीज देखी है, मतलब इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं ये ज़रूर कहूँगा। काफ़ी अच्छी सेल्फीज आप यहाँ पर डे के अंदर पोर्ट्रेट यहाँ पर जो है वो निकाल सकते हैं। बाकी उसी के साथ आपको नॉर्मल फोटोज़ देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं, कलर्स काफ़ी विविड लगते हैं और स्काई वगैरह भी देखेंगे, डायनामिक रेंज दिखते हैं। ओवरऑल जितने भी फोटोज़ मुझे लगे वो बहुत अच्छे लगे हैं, मतलब काम यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छा किया गया। पूरी जगहों पर उन्होंने हर एक चीज़ में जो पोस्ट प्रोसेसिंग किया है वो बहुत कमाल के। तो डे में तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे फोटोज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन हाईलाइटिंग फीचर यही है कि यहाँ पर आपको एक क्विक बटन यहाँ पर दिया गया है, ओप्पो उसको क्विक बटन बोलता है। ये प्रेशर सेंसिटिव है, टैप वाले नहीं है, आपको सिर्फ हल्का सा टच करना है या हल्का सा आप उसको डबल टैप करेंगे तो कैमरा ओपन करता है। उसी के ऊपर अगर आप स्लाइड करते तो जूम करता है, और अगर आप उसको प्रेस एंड होल्ड करते, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा टच करते हैं प्रेस एंड होल्ड करके, तो ये बेसिकली 0 डिले लेता है। इतने सारे फोटोज मशीन गन की तरह, आप खुद सुनिए इसकी आवाज़। हाँ, ऐसे तरीके के फोटोज़ अगर आपको निकालने हैं तो ये ले लेता है, जो बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत कम फ़ोन्स ऐसे करते हैं और ये उनमें से एक है। और अगर आपको ये क्विक बटन का थोड़ा मज़ा लेना है, जो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया है बेसिकली, तो आप इसमें से बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ पर जूम में और फोटो क्लिक में निकाल सकते हैं। एक साउंड फोकस वाला भी फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि आपके वीडियो की क्वालिटी को, मतलब नॉइस को जो होता है वो इम्प्रूव करता है बैकग्राउंड के अंदर। उसका भी एग्जांपल आपको देता हूँ। तो ये दोस्तों हम वीडियो विदाउट साउंड फोकस यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको बैकग्राउंड नॉइस का थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा और मेरी वॉइस पर ये कितना फोकस कर रहा है नॉर्मली, वो आप यहाँ पर जो वो देख सकते हैं। अभी गाड़ी भी जा रही है, उसकी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। और अभी हम लोग साउंड फोकस को ऑन करते हैं और ये हमने साउंड फोकस को ऑन कर दिया है। इससे आप खुद जज करके बताना कमेंट करके कि क्या डिफरेंस आया है। बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बूस्ट करके थोड़ा आपकी ऑडियो पे, आपकी बातों पर, वोकल्स पर फोकस करता है और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को हटा देता है। बेसिकली यही ये काम करता है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अल्ट्रावाइड के फोटोज भी यहाँ पर अच्छे हैं। थोड़ा सा स्लाइड कलर शिफ्टिंग मुझे अल्ट्रावाइड फोटोज में देखने को मिला था, लेकिन पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और हाँ, अगर आपको अल्ट्रावाइड के अंदर भी 4K वीडियो निकालना है वो भी आप कर सकते हैं। रही बात नाइट में, तो नाइट में भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटोज आए थे। अगर पोर्ट्रेट देखेंगे तो पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छे थे। जूम पोर्ट्रेट्स भी हमने निकाला, हमने जूम भी करके देखा। वैसे बहुत सारे फ़ोन्स जो है वो जूम में भी नाइट में मार खा जाते, बट ये फ़ोन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है,
तो उतने अच्छे जूम फोटोज़ आने भी चाहिए थे। तो अगर आप देखोगे बिल्डिंग का फोटो हमने काफ़ी दूर से लिया, फिर हमने जब 6x जूम किया तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था वो क्लियरली दिखाई दे रहा था। तो नाइट में भी आप जूम का थोड़ा अच्छा सा काम ले सकते हैं। और ये एक बहुत दूर बिल्डिंग थी, इसका भी हमने एक बहुत अच्छा जूम शॉट लिया, तो काफ़ी इंप्रेसिव थे। वैसे वीडियो की बात करें नाइट में तो थोड़ा सा फ्लैर्स के इश्यूज़ होते हैं, कैमरे के ऊपर से अगर आप देखोगे तो फ्लैर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। और सेल्फी वीडियो देखेंगे नाइट में तो ये अच्छी है, नॉट बैड। और मैंने मोस्टली यही देखा हो कि अगर आप अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में जाएंगे तो और अच्छे फोटोज आप निकाल सकते हैं। नाइट सेल्फी देखेंगे तो अच्छी है, ब्राइट है। और हमने थोड़ा एक डार्क एरिया में भी जाके ट्राई किया था नाइट सेल्फी लेने की, तो वो ऑटोमेटिकली इसको ब्राइट कर देता है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हाँ, जैसे दिन में काम कर रहा था, नाइट में भी आप इससे काफ़ी इंप्रेसिव फोटोज निकाल सकते हैं। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो पीछे आपको यहाँ पर ग्लास बैक मिलता है। ये गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन के साथ आता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गोरिल्ला ग्लास विक्टस होता तो ज़्यादा अच्छा होता, रियर और डिस्प्ले दोनों में, लेकिन दोनों जगहों पर अभी गोरिल्ला कॉर्निंग जो है वो अपने नए चिप्स जो गोरिल्ला ग्लास 7 आया है उसको प्रमोट करी, तो ज़्यादातर ब्रांड उसी का इस्तेमाल कर रही है, विक्टस को लोग पीछे छोड़ रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर देखा होगा, मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी। बाकी आपको पीछे भी कर्व्ड मिलता है, ग्रिप अच्छा है और ये उंगलियों के निशान ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। ब्लैक और व्हाइट आपको दो कलर्स मिलेंगे, एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ आता है। और साथ ही साथ आपको 8.2 mm की थिकनेस है और 215 ग्राम्स का थिकनेस, तो बहुत अच्छी है, लेकिन वेट यहाँ पर थोड़ा हैवियर साइड पर है। और राउंडेड एजेस है तो यहाँ पर ग्रिप इसका आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, हाथ में होल्ड करने पर, लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर ये अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं करता है। वैसे IP69 की आपको रेटिंग्स मिलती है। अलर्ट स्लाइडर यहाँ पर मिलता है, इसका आप पूरा मजा ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। तीन माइक्स आपको दिए गए हैं, आईआर ब्लास्टर भी आपको मिलता है, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स है और टाइप सी जो पोर्ट है ये 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिलता है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। और साथ में आपको इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। क्या कर दिया ओप्पो भाई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अल्ट्रासोनिक होता है, इतना महंगा फोन है, लेकिन आपने ऑप्टिकल दे दिया है, लेकिन स्टिल वो काम करता है अच्छे से जैसे होना चाहिए, बट अल्ट्रासोनिक होता तो ज़्यादा बेटर होता। अब ज़्यादा नहीं तो दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और अपने ओपिनियन की। तो भाई देखिए, पहली बात तो बता दूं, ये एक ही वेरिएंट में आपको मिलेगा, 16GB रैम 512GB स्टोरेज। तो स्टोरेज और रैम बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है वो 1 लाख रुपये की है। इस पर सर्टन ऑफर्स दिए गए जो शायद से मुझे लगता है कि 90,000 तक आपको ये फ़ोन मिल सकता है ऑफर पर। बाकी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि ऑफर क्या चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस जो है ना वो थोड़ी हल्की सी कम हो सकती थी। और दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा जब प्राइस होती है तो लोग जो है ना, फिर ओप्पो हो, रियलमी हो और दूसरी जो ब्रांड होती है शाओमी हो, इन पर ट्रस्ट इतना जल्दी नहीं करती। फिर इस प्राइस रेंज पर वो क्या करती है कि सीधे यहाँ पर जो है वो सैमसंग पर स्विच करती है, या फिर उनको एक आईफोन चाहिए होता है। हाँ, वीवो काम कर रहा है इस मामले में कि वीवो के फोन्स लोग अभी ट्रस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनके अपडेट्स बहुत टाइमली होते हैं। और कैमरा डेफिनेटली जो X200 Pro है वो बहुत अच्छा फ़ोन है, शायद से वहां पर मुझे लगता है कि वीवो कोशिश कर रहा है, ओप्पो भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना महंगा फोन है तो इनको चांस नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी सेल ज्यादा नहीं होगी तो क्या पता अगले साल हमें फिर ओप्पो का Find X9 Pro देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि X8 Pro तो बिका ही नहीं था, है ना, वैसा भी है। तो ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस प्राइस रेंज पर क्या आप इस फोन को ट्रस्ट करते या नहीं करते वो आप मुझे जरूर बताना। और प्राइस जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी और कम यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन अगर आपको और कम प्राइस में इसका छोटा वाला 22 चाहिए तो 70,000 में 12GB रैम 256GB स्टोरेज ओप्पो का Find X8 आपको मिल जाएगा, जो थोड़े कैमरे में ऊपर नीचे है, लेकिन ओवरऑल वो फोन में भी Dimensity 9400 है। तो वो वाला फोन भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा देता है वैल्यू, और वो भी ऑफर पर तो थोड़ा और भी कम हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो सेल्स आएंगे फ्लिपकार्ट के, अमेजॉन के बिग बिलियन और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, उसमें तो आपको इन पे 5-10 हज़ार ऑफर मिल ही जाएगा, तो शायद से फिर आप स्टिक कर सकते हैं। ओनली रीजन मैं चाहता हूं कि अगर आप इन फोन पे स्विच करें तो वो Dimensity 9400 और वेरी गुड कैमरा, इनफैक्ट डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। तो ये तीन चीज मुझे लगता है कि ये फोन में आप पूरा अच्छा फायदा उठा सकते हैं। बाकी डेफिनेटली ऑप्शंस बहुत है, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। रिव्यू का पर्पस यही होता है हमारे कि जो है वो क्लियर बताने के लिए सारी चीजें मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे जो ठीक लगा था इस फोन में, जो नहीं लगा था वो आज इस वीडियो में सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था। बाकी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में। हमारे रिव्यूज पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।